हेलो एवरीवन। इस वीडियो में चालू करना था चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 बात करता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन एंड अपील एंड पेनल्टीज। तो क्या क्या चीजों के बारे में बात करेगा ये वाला चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले पावर्स और फंक्शंस की बात करेगा जो कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होंगी, और अपील या पेनल्टीज क्या होंगी। मतलब अपील कैसे होगी, फिर पेनल्टीज क्या लगेंगी। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 18 से। सेक्शन नंबर 18 बात करता है पावर्स और फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। So, subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Information Commission and State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into complaint from any person. इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ये ड्यूटी होगी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, कि वो सबसे पहले वो रिसीव करें, मतलब उनके पास जो भी कंप्लेन आए हैं उनको लें और फिर उसके बाद इंक्वायर करें जो भी कंप्लेन है किसी पर्सन ने की है। अब ए में दिया हुआ है who has been unable to submit a request to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, either by the reason that no such officer has been appointed under this Act, because of the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, has refused to accept his or her application for the information or appeal under this Act, for forwarding the same to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or senior officer specified in subsection 1 of section 19, or the Central Information Commission और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ऐसा केस में भी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी जो आदमी है वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कंप्लेन नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो वाले सच ऑफिसर जो है वो अपॉइंटेड ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि ये पर्टिकुलर ये जो है ये पर्सन अपॉइंटेड नहीं है कहीं कहीं पर। ठीक है। फिर दूसरी बात करता है कि बिकॉज जो है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है जो कि अपॉइंटेड है एज द केस में, मतलब जो जहां की बात हो रही है, हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज और अदर एप्लीकेशन। अब ये पर्सन यहाँ पे अपॉइंटेड है लेकिन इन लोगों ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एप्लीकेशन लेने से अंडर, तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज और अदर एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन और अपील अंडर दिस एक्ट। अब उसको फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्डिंग द सेम टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर। सीनियर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देंगे जो कि सबसेक्शन 1 में दिया है। तो ये चीज आप फॉरवर्ड कर देंगे किसके पास? तो और द अपील अंडर दिस एक्ट फॉरवर्डिंग द सेम, तो हम फिर फॉरवर्ड कर देंगे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को या फिर सीनियर ऑफिसर्स को जो भी स्पेसिफाइड किए गए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 में, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दे सकते हैं या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को दे सकते हैं एज अ केस में भी। तो जनरल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बताई हुई है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है स्टेट का या सेंट्रल का वो अपॉइंट नहीं है, और फिर जो अगर असिस्टेंट का अपॉइंट हुए हैं तो असिस्टेंट ने या तो उनको इन्फॉर्मेशन लेने से मना कर दिया, तो फिर फॉरवर्ड कर दी जाएगी वो इनको इनको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, या फिर जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 बताया गया उनके पास कर दी जाएगी फॉरवर्ड। फिर बी पॉइंट बात करता है हु हैज बीन रिफ्यूज टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। तो किसी भी पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया है किसी भी इंफॉर्मेशन को देने से जो कि एक्सेस की गई है इस साइट के अंडर में, मतलब रिक्वेस्ट की गई है साइट के अंडर में किसी भी इंफॉर्मेशन को मांगी गई है। सी पॉइंट बात करता है हु हैज बीन गिवन अ रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम टू स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट। अब क्या है कि इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो इन्फॉर्मेशन के बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, रिक्वेस्ट जो हमने की है उसके बदले का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है इन्फॉर्मेशन के एक्सेस से रिलेटेड, जो कि टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है इस एक्ट में। फिर है who has been required to pay an amount of fee which he considers unreasonable,
या फिर किसी आदमी से कुछ भी अमाउंट माँगा गया है जो कि उसको लगता है कि अनरीज़नेबल अमाउंट माँगा गया है, मतलब फीस की जाती है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बदले में। फिर या तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, हू बिलीव्स दैट ही और शी हैज़ गिवन इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। तो किसी भी आदमी को अगर ये लगता है कि मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनकम्प्लीट मतलब आधी-अधूरी, मिसलीडिंग मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग मतलब गलत एक तरीके से मतलब फॉल्स फॉल्स भी, मतलब दोनों का भी एक ही मीनिंग होगा कि मिसलीडिंग या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है। मिसलीडिंग मतलब ये एक तरीके से इसका मीनिंग हो जाएगा कि गलत, अ, जिससे आप किसी भी तरीके से डाइवर्ट हो जाए, किसी तरीके से मिसलीड मतलब जो आपको गुमराह कर दे, इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे। मैंने मीनिंग अच्छे से बता दिया। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी अदर चीज़ है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू द ऑब्टेनिंग एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में कोई भी रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ एक्सेस करना है तो उसके रिलेटेड बात हो रही है। So in respect of any other matters related to requesting or obtaining access to records under this act, तो जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह से लेके अदर कुछ मैटर्स हैं तो उसके बारे में बात हो रही है। So where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, satisfied that there is a reasonable ground to inquire into matter, it may initiate an inquiry in respect thereof। तो जब भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड है इंक्वायरी करने के इस मैटर में, तो वो एक इंक्वायरी इनिशिएट कर देगा, मतलब शुरू कर देगा इसके रिलेटेड। फिर थर्ड सबसेक्शन बात करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी शैल इंक्वायरिंग इनटू मैटर्स अंडर दिस सेक्शन हैव द पावर्स एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट्स व्हाइल ट्राइंग द सूट अंडर सीआरपीसी, सॉरी सीआरपीसी नहीं, सॉरी सीपीसी, while trying a suit under the CPC Civil Procedure Code in respect of the following matters namely। तो जब भी यहाँ पे कोई भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, कोई भी इंक्वायरी कर रहा है किसी मैटर से रिलेटेड, उसको सारे सिविल कोर्ट्स की पावर्स हो जाएंगी जो कि सीपीसी में डिफाइंड है 1908 का जो एक्ट है। और यहाँ पे फॉलोइंग पावर्स होंगी, कौन कौन सी, तो सबसे पहले कौन कौन सी पावर्स होगी सिविल कोर्ट्स को, तो समोनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड कंपील देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंस ऑन ओथ एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग्स। किसी भी को भी बुलाने का अधिकार होता है उसके पास, या किसी पर्सन के अटेंडेंस को, मतलब किसी की भी अटेंडेंस को प्रिक्योर कर सकते हैं और उसको कंपील कर सकते हैं कि वो कोई भी ओरल या रिटन एविडेंस दे, ओथ पे दे, या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरा है कि रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हम ये किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी करवा सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं और उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। थर्ड है रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट। तो एविडेंस जो भी है वो एफिडेविट पे ले सकते हैं। फिर रिक्वायरिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ फ्रॉम एनी पब्लिक एनी कोर्ट और ऑफिस। तो रिक्वायर करते हैं पब्लिक रिकॉर्ड या कॉपीज जो भी हैं फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, कोर्ट और ऑफिस से हम ये इंक्वायरी मतलब पब्लिक रिकॉर्ड वगैरह मंगा लेते हैं। फिर रिक्वायरिंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। सॉरी इशूइंग है, इशूइंग हम किसी को भी इशू कर सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। और एनी अदर मैटर्स विच मे बी प्रिस्क्राइब, तो बाकी जो भी मैटर्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं। फिर फोर्थ सबसेक्शन बात करते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एनी अदर एक्ट और पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी इनकंसिस्टेंट जो भी कुछ एक्ट पार्लियामेंट का है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर का है, एज द केस में भी, जो भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ एनी कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। तो जब भी वो कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं किसी भी कंप्लेंट का इस एक्ट में, एग्जामिन करेंगे रिकॉर्ड अंडर रिकॉर्ड टू विच दिस एक्ट अप्लाई। तो कोई भी रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकती है जहाँ पे एक्ट अप्लाई होता है, विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, या फिर वो रिकॉर्ड पब्लिक अथॉरिटी का है। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास पावर होगी जब भी कोई इंक्वायरी वो कर रहे हैं कि किसी भी रिकॉर्ड को वो एग्जामिन कर सकते हैं, सबसे पहली बात है। या फिर
किसी भी अप्लाइज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, और जिस चीज पे भी एक्ट अप्लाइज होता है वहां पे कोई पब्लिक अथॉरिटी के पास कुछ भी डॉक्यूमेंट है तो उसको भी देख सकते हैं। एंड नो सच रिकॉर्ड मे बी विद फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड, और कोई भी जो रिकॉर्ड्स है वो उनसे उनके उनको उनसे मतलब उनसे नहीं छुपाया जाएगा, या उनको ऐसा नहीं है कि उनसे विड्रॉ विथहेल्ड किया जाएगा, मतलब उनसे अलग करके रखा जाएगा, मतलब उनको नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो नो सच रिकॉर्ड मे बी विथहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड, उनके किसी भी ग्राउंड्स पे उनसे ये चीजें हम छुपा के मतलब अलग रख के या उनको ना दे के नहीं चलेगा, उनको ये सारी चीजें दी जाती है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को, जब भी वो कोई भी कंप्लेंट वगैरह की इंक्वायरी कर रहा है। फिर सेक्शन 19 बात करता है अपील के बारे में। अपील के बारे में सबसे पहले सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7। तो कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमने देखा था कि कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही मिल जाना चाहिए, सिर्फ जनरली 30 डेज में, और किसी किसी चीज में 35 डेज लगते हैं, या अदर पर्सन से रिलेटेड है तो कुछ 40 डेज लगते हैं मेरे हिसाब से, ऐसा है यहाँ पे। तो उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो उसको नहीं मिली, मतलब उसको कोई भी डिसीजन नहीं मिला, तो टाइम स्पेसिफाइड जो था उसमें सबसे पहले उस पर्सन को कोई भी डिसीजन नहीं मिला, या फिर दूसरा है और एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन, या फिर जो भी है वो एग्रीड है डिसीजन से, जो भी दिया गया है सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की जगह द्वारा या स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा, ऐसा केस में भी मे विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। तो वो 30 डेज के अंदर जहाँ पे भी जब भी ये हो रहा है, जिस दिन भी उसको डिसीजन मिला, मतलब जिस दिन भी उसको ये डिसीजन मिला जिससे वो एग्रीड है, तो एज द केस मे बी मे विद इन 30 डेज फ्रॉम द expiry of such period from or from the receipt of such decision prefer an appeal। तो सबसे पहले क्या बात है कि विद इन 30 डेज करेगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड और फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सच डिसीजन, वो अपील कर सकता है। ठीक है, प्रेफर एन अपील टू सच ऑफिसर हु इज सीनियर इन द रैंक ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी इन ईच पब्लिक अथॉरिटी। तो जहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, अगर वो एग्रीड हुआ है तो 30 डेज के अंदर वो अपील कर सकता है। और अपील कहाँ पे करेगा, किनके पास करेगा, तो जो भी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स होंगे सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के, एज द केस में भी ईच पब्लिक अथॉरिटी, मतलब जिस पब्लिक अथॉरिटी से उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए। प्रोवाइडेड दैट में देखिए, प्रोवाइडेड दैट सच अपील में बी एडमिट द एक्सपायरी, सॉरी, the provided that में the officer may admit the appeal after the expiry of the period of 30 days if he or she is satisfied that the applicant is prevented from sufficient cause from filing appeal in time। तो सिंपल सी बात है कि अगर अगर ये ऑफिसर सेटिस्फाई हो गए कि आपका 30 डेज के अंदर अपील ना कर पाने का आपका एक सफिशिएंट कॉज है, तो ये 30 डेज हो जाने के बाद भी आपकी अपील सुन सकते हैं। फिर सबसेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर एन अपील इज प्रिफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी अंडर सेक्शन 11 टू डिस्क्लोज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। द अपील बाय कंसर्न थर्ड पार्टी शैल बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अब जो भी अपील अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि किसी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने सेक्शन 11 में कोई ऑर्डर पास किया था जिसमें किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाना था, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो 30 डेज के अंदर, जिस दिन भी ऑर्डर हुआ था उसके अंदर वो अपील कर सकती है। अब थर्ड सबसेक्शन बात करता है सेकंड अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल लाई विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच द डिसीजन शुड बी मेड, शुड हैव बीन मेड और एक्चुअली रिसीव्ड।
विद द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसकी सेकंड अपील भी होगी जो भी डिसीजन हुआ है सबसेक्शन 1 में, और वो 90 डेज के अंदर होगी जिस दिन भी डिसीजन हुआ, और या फिर जिस दिन ही वो ऑर्डर एक्चुअली रिसीव हुआ। तो फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड और वाज एक्चुअली रिसीव्ड। तो उसकी अपील कहाँ पे होगी? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होगी। फिर प्रोवाइडेड दैट में फिर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में एडमिट द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। अब यहाँ फिर वही बात है कि 90 डेज के बाद भी अगर ये अपील सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। अगर इनको लगता है कि हाँ, कि अपेलेंट जो था उसके पास सफिशिएंट कॉस्ट था जिससे वो अपील नहीं कर पाए टाइम पे, तो सुन सकते हैं। सबसेक्शन 4 की बात करते हैं। सबसेक्शन 4 बात करता है द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सॉरी, if the decision of the central public information officer or state public information officer ऐसा केस में against which the appeal is preferred is related to information of the third party। अब जो भी डिसीजन है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अगेंस्ट जिनके जो मतलब जिसने भी अपील उनके पास प्रेफर की है जो कि थर्ड पार्टी है, जो कि रिलेट्स है इंफॉर्मेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द थर्ड पार्टी। तो जो भी डिसीजन हुआ था सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, जिसकी अपील की गई है थर्ड पार्टी के द्वारा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, किसको की गई है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, ऐसा केस में भी तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे थर्ड पार्टी को कि थर्ड पार्टी की बात भी सुनी जाएगी। यहाँ पे सिंपल सी बात करता है। अब in any appeal proceeding, the onus to prove denial of a request was justified shall be on the public information, central public information officer or state information officer, as the case may be, who denied the request। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं, ओनस मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ। तो जब भी कभी बात होगी किसी भी अपील के टाइम पे कि जस्टिफाइड रीजन के कारण ही यहाँ पे अपील, सॉरी, यहाँ पे जस्टिफाइड कारण की वजह से ही ये रिक्वेस्ट या मतलब इन्फॉर्मेशन देने से मना किया था, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना किया था। इसका भार किसके ऊपर होगा? बर्डन प्रूफ किसके ऊपर होगा कि जस्टिफाइड रीजन थे इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करने का? ये सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर ही होगा जिन्होंने यहाँ पे डिनाई किया था रिक्वेस्ट को। फिर 6 सबसेक्शन बात करता है एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द अपील। अब जो अपील है वो कब तक डिस्पोज कर देनी चाहिए? 30 डेज में अपील कर देना चाहिए जिस दिन भी अपील उनको रिसीव हुई, और विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग टोटल 45 डेज, या अगर एक्सीड भी होगा मैक्सिमम टाइम तो कितने दिन के लिए हो पाएगा? तो 45 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। मतलब 30 डेज के अलावा टोटल पीरियड जो है वो 45 डेज तक जा सकता है। मतलब जनरली कोई भी अपील फाइल हुई है सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 2 में, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है 30 डेज के अंदर। अगर 30 डेज में नहीं कर पा रहे तो मैक्सिमम टाइम 45 डेज का है एक्सटेंडेड पीरियड, और 45 डेज के लिए एक्सटेंड तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा? एज द केस में भी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, मतलब रीजन आपको राइटिंग में देना चाहिए कि क्यों ये इतनी जल्दी डिस्पोज नहीं हो पा रहा, मतलब क्यों 30 डेज से ज्यादा टाइम लग रहा है। फिर जो डिसीजन होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का है, शैल बी बाइंडिंग। मतलब अब ये जो डिसीजन लिया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा, ये बाइंडिंग रहेगा। फिर इट्स डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल हैव पावर, एज द केस में शैल है द पावर टू। अब जब भी ये कुछ भी डिसीजन दे रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो उसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी उस टाइम पे, तो वो देख लेते हैं एक मिनट। हाँ, चेक कर। तो ये है, सबसे पहले रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक सच स्टेप्स एज मे नेसेसरी फॉर द कंप्लायंस
विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो उसमें कौन-कौन से प्रोविजंस होते हैं, ये इंक्लूड किए जाते हैं। बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सो रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। सबसे पहले ये समझते हैं, ए वाला पॉइंट क्या बोलता है कि पब्लिक अथॉरिटी को जो है टेक टेक सच स्टेप एज नेसेसरी। तो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ये दबाव होगा कि उनको ये जरूरी है कि वो नेसेसरी स्टेप्स लें जो कि नेसेसरी है, जिससे ये कंप्लायंस कर पाए जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के लिए। ठीक है। अब कौन कौन सी चीज है, तो बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन इफ सो रिक्वेस्टेड इन पर्टिकुलर फॉर्म। सबसे पहले उनके पास ये जवाबदारी है कि उनको पर्टिकुलर एक्सेस देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का, जिस तरीके से रिक्वेस्ट किया गया जिस पर्टिकुलर फॉर्म में। फिर बाय अपॉइंटिंग सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऐसा केस में भी, तो वो इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। फिर पब्लिश करेंगे सर्टेन कैटेगरी सर्टेन इन्फॉर्मेशन कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वो पब्लिश करेंगे, या तो सर्टेन इन्फॉर्मेशन या कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश करेंगे। फिर है मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। तो नेसेसरी चेंजेस करेंगे टू इट्स प्रैक्टिस इन रिलेशन टू द मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो नेसेसरी चेंजेस करेंगे जो कि उनके प्रैक्टिस में है, जो कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में है। फिर 5 बात करता है एनहांसिंग द प्रोविजंस ऑफ ट्रेनिंग ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर इट्स ऑफिशियल। तो कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे अपने ऑफिसर्स को। एनहांसिंग द प्रोविजंस ऑफ ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग के प्रोविजंस है उनको एनहांस करके देंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड उनके ऑफिसर्स को। ठीक है। फिर 6 पॉइंट बात करता है बाय प्रोवाइडिंग विद द एनुअल रिपोर्ट कंप्लायंस विद द क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। तो एनुअल रिपोर्ट की भी कंप्लायंस करेंगे। तो एनुअल रिपोर्ट की कंप्लायंस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे वो जो कि क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 में बताया हुआ है। फिर रिक्वायर करेंगे पब्लिक अथॉरिटी को कि कंपलसेट करें कंप्लेनेंट को अगर उसको किसी तरीके का लॉस या अदर डेट्रीमेंट सफर हुआ है, मतलब अगर कोई भी अलग तरीके की परेशानी हुई है कुछ भी तरीके का, तो उसको कंपलसेट किया जाएगा। फिर इम्पोज पेनल्टी अंडर दिस एक्ट। तो कोई भी इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज, कोई भी पेनल्टीज जो कि इस एक्ट में बताई गई हैं वो इम्पोज की जा सकती हैं। फिर रिजेक्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। फिर सबसेक्शन 9 बात करता है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन shall give notice of its decision including right to appeal to the complainant or public authority। तो जो भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो शैल गिव नोटिस ऑफ इट्स डिसीजन, वो अपना नोटिस देंगे डिसीजन का, और राइट टू अपील ही बताएंगे टू द कंप्लेनेंट, मतलब वो कंप्लेनेंट को और पब्लिक अथॉरिटी को भी। तो सीधी सीधी बात है कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास क्या जरूरी है कि वो अपने डिसीजन देंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे कि राइट टू अपील है दोनों के पास, या तो कंप्लेनेंट के पास या तो पब्लिक अथॉरिटी के पास, जिसके जिसके अगेंस्ट गया है डिसीजन उसको राइट टू अपील होगा। फिर सबसेक्शन 10 बात करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शैल डिसाइड अपील इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज मे प्रिस्क्राइब। तो जो भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो कोई भी चीज को एज अ केस में भी वो डिसाइड करेंगे, कोई भी अपील जो कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है। अब लास्ट सेक्शन है चैप्टर का सेक्शन 20, तो वो पढ़ लेते हैं सेक्शन 20 क्या बात करता है। तो सेक्शन 20 बात करता है वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में बी एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग कंप्लेंट और अपील इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में विदाउट रीजनेबल कॉज refuse to receive an application for information or has been furnished information which is time specified in subsection 1 of section 7 or malifiedly denied the request for information or knowingly give incorrect, incomplete, misleading information or destroyed information which was subject to of the information or obstructed in any manner furnished information it shall। तो जब भी सेंट्रल
इन्फॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को है, वो जब भी अपील वगैरह डिसाइड कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर था, उसने विदाउट किसी रीजनेबल कॉस्ट के किसी की एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू रिसीव कर दिया एप्लीकेशन को, या फिर उसने इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो कि स्पेसिफाई किया है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 में, या फिर मैनिफाइडली डिनाई किया है रिक्वेस्ट को फॉर इन्फॉर्मेशन, और या तो फिर मैनिफाइडली उसने डिनाई कर दिया किसी इन्फॉर्मेशन को देने से, या फिर उन्होंने नोइंगली मतलब जानबूझ के कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, सबसे पहले इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, मतलब गलत या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, या मिसलीडिंग मतलब गुमराह करने वाली इन्फॉर्मेशन दी, या फिर डिस्ट्रॉय कर दी इन्फॉर्मेशन विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ रिक्वेस्ट, और जो मतलब पूछा गया था, और ऑब्स्ट्रक्टेड कर दिया मतलब किसी भी तरीके का उन लोगों ने बाधा डाल दी किसी मैनर में इन्फॉर्मेशन देने से, तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा, उनके ऊपर इम्पोज की जाएगी पेनल्टी ऑफ 250 रुपीज ईच डे, हर डे के लिए उनके ऊपर 250 रुपीज की पेनल्टी लगाई जाएगी। टिल द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इन्फॉर्मेशन फंडेड, तो जब से जिस दिन एप्लीकेशन मिली थी और उस दिन से जब से उन्होंने इन्फॉर्मेशन फर्निश की तब से लेके 150 रुपीज ईच डे फाइन लगाया जाएगा, और जो टोटल अमाउंट होगा फाइन बढ़ते बढ़ते हैं, तो हाउ एवर द टोटल अमाउंट ऑफ द पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड 25,000, मतलब 10 गुना ही ले सकते हैं, तो 25,000, सॉरी 2500 है तो 10 गुना नहीं 100 गुना, तो 25,000 मतलब 100 गुना तक ही जाएगी, मतलब ये है कि जो भी पेनल्टी लगाएंगे तो हर डे की पेनल्टी लगेगी 250 रुपीज, जिस दिन से इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की गई थी और जब से आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की तब तक के लिए, और जो पेनल्टी बढ़ते बढ़ते होगी मैक्सिमम वो 25,000 रुपीज तक ही जाएगी। फिर प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर और सॉरी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे बीइंग हर्ड का, जब भी पेनल्टी इम्पोज की जा रही है इन लोगों पे, मतलब जब भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे कोई भी पेनल्टी इम्पोज करने जा रहे हैं, तो उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, जिससे उनके बात को सुना जाएगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया था, जिसकी वजह से ये उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है और क्या रीजन थे कि उन्होंने ये ऊपर वाला ऑफेंस किया। अब प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही एक्टेड रीजनेबली एंड डेलीजेटली शैल बी ऑन द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी। तो हमने बर्डन ऑफ प्रूफ देख ही लिया था, जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जब भी रहेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी है प्रूफ करने का कि रीजनेबली या डेलीजेंटली उन्होंने काम किया, ये सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो भी है उनके ऊपर ही रहेगा। तो सब सेक्शन 2 बात करता है वेयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस में, मतलब जब जहां जिसकी बात हो रही है, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग कंप्लेंट और अपील इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सेंट्रल public information officer or the state public information officer as the case may be has without reasonable cause persistently failed to receive an application for information or not furnish information within the time specified in subsection 1 of section 7 or malifiedly denied the request for information or knowingly given incorrect incomplete misleading information destroyed the information which is subject to the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend disciplinary action against the central public information officer or state public information officer as the case may be under such rules applicable to him। तो सिंपल सी बात है, जब भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को लगता है, जब भी कोई अपील को वो डिसाइड कर रहे हैं, एनी कंप्लेंट और अपील को वो डिसाइड कर रहे हैं और उनका ओपिनियन है कि जो भी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था, उसने विदाउट किसी भी रीजन के मतलब रीजनेबल कॉज के, या तो जानबूझ के उसने इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन मतलब वो एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया,
या इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं की, इन्फॉर्मेशन फर्निश की तो इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, या किसी भी तरीके का और भी कुछ तरीके से डिस्ट्रॉय वगैरह कर दी इन्फॉर्मेशन, या उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करेगा, ये रेकमेंड कर देगा डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अगेंस्ट द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के अगेंस्ट, एज द केस में भी, मतलब जो जिसके बारे में जहाँ पे बात हुई हो, अंडर द सर्विस रूल, जो भी उनके सर्विस रूल्स उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उनके अगेंस्ट उनके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जो कि मिसलेनियस है, मतलब जो चैप्टर 6 है, लास्ट चैप्टर है एक्ट का, तो ये वाला एक्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा।